हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ डैराडून में, जो कि ओटागो का घर है। लास्ट दोनों ही मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग ना अच्छी होने की वजह से उनको हारना पड़ा है। ओटागो का लास्ट मैच भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट नहीं था, जहां पर एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन से हारी है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम। जनरली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग को लेकर अपन बात नहीं करते, उनकी बैटिंग को लेकर ही बात होती है ज़्यादा। अभी वो बैटिंग भी सही नहीं चल रही है, तो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है। अगर हम आखिरी दो मैचेस की बात करें सेंट्रल की तरफ से, तो ओटागो के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो नेक्स्ट कुछ मैचेस में अच्छा रिजल्ट दर्ज कर पाते हैं तो नॉकआउट में जाने के मतलब सेमीफाइनल में जाने के चांसेस उनके लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन सेंट्रल की तरफ से जल्दी से मोमेंटम गेन करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है उनकी तरफ से, तो वो एक धक्का तो है। बॉलिंग तो वैसे भी हल्की थी, उसके ऊपर से ब्रेसवेल भी चले गए, टिकनर भी चले गए, और रन्स तो बहुत टाइम से अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें उनके अगेंस्ट ही जा रही है। विकेट्स अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन उन विकेटों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात कोई ये नहीं है। आखिरी 5 में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 4-1 से आगे है। अगर आखिरी मैच वो जीत जाते, जो कुछ दिन पहले हुआ था, तो 5-0 हो सकता था। लेकिन वो एक मैच अभी भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हारी रही है आखिरी 5 में से। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या हुआ है, क्योंकि ये फिक्सचर हम कुछ दिन पहले ही कवर करके आए हैं, तो बहुत बातें नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके बारे में ही बातें करते हैं। तो ये पहला मैच है जहाँ पे डैराडून में हुआ था, जहाँ पे कल का मैच भी होने जा रहा है। तो सेंट्रल ने यहाँ पर बनाया था 139 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको बेकन दिख जाएंगे, जिन्होंने लास्ट मैच 5 विकेट निकाले हुए थे, और माइकल रे। ओटागो ने चेस कर लिए, रदरफोर्ड के रन थे। रदरफोर्ड मैंने बता के रखा हुआ है, वैसे तो बहुत इनकन्सिस्टेंट है ही। इस फिक्चर में थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन वही इनकन्सिस्टेंट तो है। लेकिन जिस दिन वो चले हैं, वो कंसिस्टेंट वाला जिन दिन का जब चला है, तो उनके काफ़ी बड़े स्कोर्स आए हैं, जो कि इस सीज़न में तो और भी कम देखने मिल रहा है रदरफोर्ड के बैट से। ओटागो ने बड़े आराम से यहाँ पर चेस करा। अगले मैच पर आ जाते हैं, जो कि ये डैराडून में ही हुआ था। वापस से सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी, और इस बार इन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया, जहाँ पर विल यंग और क्लार्कसन, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं, वार्कर अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से बेकन और रे यहाँ पे भी एक एक करके विकेट ले रहे हैं। ओटागो चेस नहीं कर पाई, लेकिन उनके स्कोर अच्छे थे। रदरफोर्ड कुछ स्कोर हैं, बाकी अजाज पटेल के साथ डॉग ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है, टिकनर फील्ड कोई अवेलेबल नहीं है। तो अजाज पटेल ने यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ था, और ओटागो ये मैच भले ही हार गई, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हुई। तो ओटागो की बैटिंग अभी तक अपने को दोनों ही मैच में अच्छे देखने मिले। सेंट्रल की बैटिंग एक मैच में बहुत अच्छा, एक मैच में काफ़ी खराब। अगला मैच न्यू प्लाईमाउथ में हुआ। ओटागो ने 17 ओवर में 145 रन बनाए, ये भी डिसेंट ही स्कोर है। ठीक है, मतलब अगर रन रेट के हिसाब से देखेंगे तो अजाज पटेल और क्लार्कसन यहाँ पे विकेट्स की कॉलम पे आते हैं। सेंट्रल ने रन को चेस कर लिया, वो भी 16th ओवर में ही। यंग वापस से, क्लार्कसन वापस से, और रॉस टेलर के स्कोर आपको देखने को मिल जाते हैं। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से सिर्फ रिपन है, जो कि मतलब ऑफकोर्स सिस्टम में है, लेकिन वो कल के मैच में खेलने वाले हैं नहीं। सेंट्रल की बैटिंग भी यहाँ पे बेहतर हुई है। आखिरी 2 मैच में उनकी बैटिंग भी अच्छी हुई है, पहले मैच में खराब होने के बाद। और ओटागो की बैटिंग भी अच्छी हुई है तीनों मैच में, लेकिन बॉलिंग की वजह से उनको थोड़ा बहुत जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और अभी तक मोर देन एवरेज टोटल चल रहा है। अभी तक लोएस्ट स्कोर जो है इस फिक्चर में 139 अपने को देखने मिला है। तीसरा मैच, 4 में से तीसरा मैच यहाँ पर फिर से डैराडून में ओटागो ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी करी। रदरफोर्ड आप देख सकते हैं, रदरफोर्ड का चलना ना चलना बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। बॉलरों में से कोई भी नहीं है। लेनॉक्स, अच्छा लेनॉक्स है, एक विकेट उन्होंने निकाला था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर 1 ओवर बाकी रहते। क्लेवर के 100 के ऊपर डिपेंड करके है, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। बाकी बेकन, इनका नाम आया है, एक एक करके आ रहा था, बीच में एक मैच गैप गया, उसके बाद 2 विकेट लेके उन्होंने इक्वल कर दिया मामला, और डफी का 1 विकेट। सेकंड लास्ट मैच जो हुआ, यहाँ पे भी हमने को बहुत रन्स देखने मिले हैं सेंट्रल की तरफ से। 180 का स्कोर, फिर से हे और क्लेवर, ब्रूस के कुछ रन्स थे। बाकी बॉलरों में से रदरफोर्ड ने भी यहाँ पर बॉलिंग करा के 1 विकेट निकाला हुआ था, और जे गिब्सन। ओटागो चेज नहीं कर पाई, और ये पहली दफ़ा है जब किसी टीम का बैटिंग कोलैप्स अपने को देखने मिल रहा है। 127 रन निपट गए थे। ल्यू जॉनसन, साथ में ब्रूस ने यहाँ पर बॉलिंग भी कराई हुई थी, विकेट भी निकाला हुआ था, और लिनॉक्स फिर से इनका नाम आया है। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो कुछ दिन पहले ही हुआ, ओटागो ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी, 166। फॉक्सक्रॉफ्ट और क्वांट के कुछ स्कोर से। तो फॉक्सक्रॉफ्ट तो जो ये 2-3 सीजन बाद वापस आए हैं, तो उनके जो लास्ट 2 मैच खेल गए थे वहाँ पे उनके स्कोर थे, यहाँ पे भी उनके स्कोर रहे हैं। बॉलर में से क्लार्कसन, ये नाम कई बार आ चुका है, एक आध तरीके से ही लेनॉक्स से एक करके विकेट आए हैं पहले भी। रैंडल और टूल मोस्टली बॉलिंग फर्स्ट में विकेट ले रहे हैं। लास्ट मैच उनका खाली मिस हुआ था। रैंडल तो मैंने बता के रखा ही हुआ है कि जनरली मैं इनको T20 के हिसाब से उतना कंसिडर नहीं करता हूँ, और आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ द मैचेस में उतना अच्छा नहीं कर पाते। एक ऑकलैंड के विरुद्ध था शायद, जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाला था, और यहाँ पर 2 विकेट, बाकी उतना कंसिस्टेंट कुछ उनका नहीं है। सेंट्रल यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। बैटिंग बहुत बुरी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैच उनको जीतना चाहिए था, लेकिन आखिरी 2 ओवर ने पूरी तरीके से मैच पलट दिया था मैथ्यू बेकन ने।
जहाँ पर विकीज ने स्टार्ट अच्छा दिया था। ऊपर से आप देखेंगे स्कोर्स हैं, यंग के भी स्कोर हैं, टेलर के भी स्टार्ट हैं, ब्रूस, सब ने स्टार्ट्स लिए थे लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। बेकन ने 5 विकेट निकाला। बेकन और रे ये दो नाम कई बार देखने मिले हैं, एक एक करके ही था लेकिन बेकन थोड़ा ज़्यादा गए हैं माइकल रे से भी, और बेन लॉकरोस का 1 विकेट। तो देखने को जो मिल रहा है, एक इनिंग्स ओटागो की तरफ से जो सेकेंड लास्ट मैच था जहाँ पर वो 127 पर निपट गए, और बिल्कुल पहला वाला मैच जो सेंट्रल ने मैच खेला था वो दोनों इनिंग्स को छोड़ के बाकी जो अपन ने 6 मैचेस के 12 इनिंग्स में 10 इनिंग्स देखे हैं, रन बनते हैं यहाँ पे 160 प्लस तो बन ही जाता है, ठीक है। और दोनों टीमों की बॉलिंग की अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी है। कुछ नाम आपने देखे हैं जिनमें से रदरफोर्ड के कुछ बड़े स्कोर्स हैं, बॉलरों में से माइकल रे और मैथ्यू बेकन, ये दो नाम हमारे पास आए हैं। मैथ्यू बेकन ने तो लास्ट मैच जिता ही दिया ओटागो को। बाकी सेंट्रल की तरफ से नाम बदलते रहे हैं, करंट स्कोर मेंबर्स में से किसी भी क्लेवर वगैरह थे वो तो नहीं है, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ कुछ स्कोर्स हैं, ऐसा कोई मेजर स्कोर अपने को देखने नहीं मिला है। अगर हम डनडिन वाले मैच को फोकस करें जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो अपने को यहाँ पर 3 मैच देखने मिलेगा। ये पहला मैच था सेंट्रल 139, ओटागो ने चेस कर लिया, लीड करने वाले प्लेयर थे रदरफोर्ड, बाकी यहाँ पे बेकन राय के एक एक करके विकेट। अगला मैच भी डनडिन में हुआ, यहाँ पे भी ओटागो ने बेहतर बल्लेबाजी करी, अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन सेंट्रल का बैटिंग उससे अच्छा हुआ। लीड करा था क्लार्कसन ने और यंग ने। बॉलरों में से बेकन रे यहाँ पे भी थे, ओटागो चेस नहीं कर पाई थी। लीड करे थे बॉलिंग में अजाज पटेल ने, बाकी ब्रिस्वेल टिकनर फील्ड अवेलेबल नहीं है। और तीसरा मैच जो हुआ यहाँ पे भी हमें रन देखने मिला। यहाँ पे हालांकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीत गई, तो ओटागो डनडिन में 3 जो मैचेस हुए हैं रिसेंटली, वहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 2-1 से आगे चल रही है। रदरफोर्ड के यहाँ पे कुछ स्कोर्स थे, बाकी लिनॉस का 1 विकेट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया। लीड करने वाले प्लेयर्स में कोई अवेलेबल नहीं है, बाकी बेकन के यहाँ पे भी 2 विकेट्स थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है डनडिन में जो आप नोटिस कर सकते हो, और ओवरऑल क्या क्या मैसेज गए हैं वो आपने देख लिया। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जहाँ पर आपको विल यंग और टॉम ब्रूस, ये 2 नाम देखने मिल जाते हैं। टॉम ब्रूस ठीक ठाक कर रहे हैं, मतलब बॉलिंग का वो गारंटी तो इनका नहीं है, कभी कभार बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन बैटिंग में ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत बुरा परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन वो वेनम नहीं नजर आया है आखिरी कुछ मैचेस में, जब से इंजरी से वापस आए हैं वो, तो वो एक चीज़ है। बाकी फिर भी मैं कहूँगा इनको रख के तो चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी बॉलिंग कराने लग जाते हैं और इनका कोई गारंटी नहीं है। बॉलिंग करा लेते हैं, मिनिमम 2 ओवर करा लेते हैं, विकेट लेके जाते हैं जनरली। बाकी विलियम का ठीक ठाक है, लास्ट मैच भी स्टार्ट लिया था उन्होंने लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। रदरफोर्ड का तो आपने देख ही लिया, जब चलते हैं बहुत लंबे, नहीं तो काफ़ी नीचे। ओटागो की तरफ से माइकल रे और मैथ्यू बेकन जो 2 नाम आपने देखे थे, और यहाँ पे अजाज पटेल का नाम है। हालांकि लास्ट मैच विकेटलेस गए थे वो, लेकिन नाम इनका है, और इस ग्राउंड पे भी विकेट लिया है उन्होंने, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर रन्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें जो हम बता सकते थे। अभी हम आ जाएंगे ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए, और देखते हैं क्या होता है। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी इस सीजन में एक मैच हो चुका है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा भी। अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। तो ये पहला मैच है, ओटागो 167, वेलिंगटन ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया। पेसर्स का ही यहाँ पर जनरली होता है, आपको उतना ज़्यादा फिंगर स्पिनर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर लेग स्पिनर हो तो आप ले सकते हो, कभी कभार हो सकता है फिंगर स्पिनर उतना कुछ विकेट वगैरह ले 1-2 विकेट, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। लेकिन जनरली पेसर्स और लेग स्पिनर्स आप यहाँ पर प्रायोरिटी देते हो, और रन्स यहाँ पर मोटा मोटा बन जाता है। ऐसा कोई लो स्कोरिंग ग्राउंड तो ये है नहीं। 167 यहाँ पर चेस हो गया था 17th ओवर में। अगला मैच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, ओटागो चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन वो भी 19th ओवर तक 155 तक गए थे। पेसर्स का ही आपको देखने को मिल जाता है मोस्टली, और एक आध विकेट का स्पिनर को मिला होगा। अगला मैच जो आपने हेड टू हेड देखा वो भी देखो 184 इजीली चेस भी हो गया। सिर्फ 9 विकेट गिरे दोनों इनिंग्स मिलाकर, रदरफोर्ड और पेसर्स, साथ में एक आध लेग स्पिनर का विकेट हो सकते हैं। ये एक मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग हुआ था, जहाँ पर फिनी, जिनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कल के मैच में, क्योंकि रिप्पॉन नहीं खेलने वाले हैं, तो ये देखने वाले एक प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए। बाकी रिप्पॉन, मुलर, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स 146, ओटागो ने चेस कर लिया रन को ल्यू जॉनसन के स्कोर से, पेसर्स का अपर हैंड। और इस सीजन का जो मैच था, इस सीजन का नहीं, सेकंड लास्ट जो मैच था, ओटागो बनाम कैंटरबरी, फिर से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, डेल फिलिप्स के कुछ स्कोर्स, पेसर्स का अपर हैंड, और माइकल रे, रिप्पन वही कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स में से, और 180 प्लस स्कोर बन भी रहा है, चेस भी हो रहा है। और इस सीजन में जो एक मैच हुआ था वहाँ पे अपने को काफ़ी कम स्कोर देखने मिला था, अचानक से ही 120 पर निपट गई थी वेलिंगटन, ठीक है। चलो वेलिंगटन की बैटिंग उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, उतने बड़े वो प्लेयर्स नहीं है, तो अलग बात है। माइकल रे के 3 थे, लॉकरोस के 2, और बेकन गिब्सन, ठीक है। ओटागो ने चेस करने में भी थोड़ा उनको मशक्कत करना पड़ा, जहाँ पर फॉक्सट्रॉट के स्टार्ट से रिप्पन के कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर रहे हैं इस ग्राउंड पे। बैटिंग से भी जब मौका मिला करा है, बॉलिंग से तो है ही कंसिस्टेंट विकेट टेकर, और पेसर्स का ही यहाँ पर अपर हैंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जनरली लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर जनरली नहीं होते हैं, लेकिन लास्ट मैच में अपने को थोड़ा लो स्कोरिंग देखने मिला है। अभी देखो दोनों टीमों को अगर आप फॉलो करोगे तो ओटागो की बैटिंग
बहुत ज़्यादा फॉक्सट्रॉप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कहीं भी अगर फॉक्सट्रॉप जल्दी निपट गए तो उनकी टीम में खास कुछ नहीं है। रदरफोर्ड का तो कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चलो पकड़ लो, दोनों को अगर पकड़ लो तो इसके अलावा खास आप किसी को भरोसा कर नहीं सकते ओटावा की टीम में। और सेंट्रल की तरफ से तो काफ़ी बड़े बड़े बैट्समैन हैं, तो उनकी तरफ से तो आप रनों की उम्मीद करते भी हो, लेकिन ओटावा की तरफ से ये दोनों प्लेयर्स का चलना ना चलना बहुत कुछ डिपेंड करवाता है। सेंट्रल की तरफ से विल यंग है, टॉम ब्रूस है, क्लार्कसन है, बीच में विल क्लार्क भी अच्छा कर रहे हैं जब जितना मौका मिल रहा है, विगिंस भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, तो ठीक ठाक ही बैटिंग लाइनअप है इनकी अच्छी, मतलब ऐसा कोई हल्का नहीं है। लेकिन ओटावा की बैटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, और लास्ट मैच यही हुआ था, जैसे ही फॉक्सट्रॉप जरा जल्दी चले गए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि 120 का टारगेट था, 121 का टारगेट था, नहीं तो अभी यही रन अगर 135-40 तक होता तो प्रॉब्लम में पड़ सकती थी ओटावा की टीम, ठीक है। तो यह है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हिट की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है, आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पर रदरफोर्ड और डेल फिलिप्स ओपनिंग कर रहे हैं। डेल फिलिप्स कीपिंग नहीं करेंगे, इसी के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जेन्युइन कीपर्स को टीम बुला सकती है, मैक्स काउ या थॉर्न पास में से किसी एक को। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मैक्स काउ खेल जाए, ठीक है, उनके ऊपर टीम ज़्यादा वो करती है, भरोसा भी करती है। फॉक्सट्रॉट उसके बाद है फिनी, ल्यू जॉनसन, जेक गिब्सन, माइकल रे, मैथ्यू बेकन, लॉकरोस और ट्रेविस मुलर खेल सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि टीम एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन के साथ भी जाए, मतलब मैक्स काउ और थॉर्न पास दोनों को खिलाए और ट्रेविस मुलर को नहीं भी खिलाए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास माइकल रे, मैथ्यू बेकन और जेक गिब्सन के रूप में 3 पेसर्स हैं। लेकिन ये चांस बना मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है, क्योंकि फॉक्सट्रॉट का कोई गारंटी नहीं है, वो रेगुलरली बॉलिंग उतना वो करा नहीं रहे अभी। फिनी का भी कोई गारंटी नहीं है कितना ओवर कराएंगे नहीं कराएंगे, तो वो एक चीज़ है, वो आपको लाने वाला पता चल जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। हमारे टीम में जिन प्लेयर्स को अपने को रखना है, रदरफोर्ड, फॉक्सट्रॉट, इन दोनों को आप नहीं छोड़ने वाले, और बॉलरों में से माइकल रे, बेकन, ये हमारे कोर को बनाएंगे, ठीक है। मैं बहुत उम्मीद नहीं रख रहा माइकल रे, बेकन से, एक एक विकेट की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, जॉश फिनी, इनके बॉलिंग करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं मेरे को। अगर टीम को कहीं पे एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत पड़ी तो वो सेकंड स्पिनर हो सकते हैं लॉकरोस के बाद। इसके बाद ल्यू जॉनसन, अगर वो चेस कर रहे हैं तो इनके परफॉर्मेंसेस कुछ आए हैं तो आप देख सकते हो। इसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं है। लॉकरोस देख सकते हो, मुझे लगता नहीं है इनके लेने लायक कुछ वैसे परफॉर्मेंसेस हैं। 2 प्लेयर्स मैंने बताए हैं, जॉश फिनी और ल्यू जॉनसन, इन दोनों को ऐसा कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं आया है, अगर इनको सही से मौके मिले तो ये अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और फिनी का तो बॉलिंग कुशन भी है आपके पास। सेंट्रल की तरफ से बात करें तो विगिंस कीपर सेक्शन में होंगे, तो कीपर सेक्शन में ये तो डिफॉल्ट कीपर हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो कीपर्स हैं उनका कुछ ऐसा कुछ नहीं है और बहुत नीचे बैटिंग करने भी आएंगे। विल यंग हमारे टीम में होंगे। बेवन स्मॉल शायद नाम है, बेवन स्मॉल लास्ट मैच खेले थे, बॉलिंग भी कराई थी कुछ ओवर्स की, विकेट निकाला था, लेकिन बैटिंग से खास कुछ नहीं है। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इनको कहाँ का मौका मिल गया, कहाँ से, और अगर मौका मिला भी है तो नंबर 3 पे 4 पे बैटिंग करने क्यों आ रहे हैं, ओपनिंग ओवर्स में क्यों बॉलिंग करने आ रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा। अभी जो है सो है, तो टीम इनको सही से यूज़ तो कर रही है, अभी परफॉर्मेंस अगर कर दिया कहीं पे तो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे वो है विगिंस, विल यंग, टॉम ब्रूस, क्लार्कसन, ये चारों को अपन रख के चलेंगे। बाकी जो बॉलर्स हैं इनके, इन पे मुझे खास भरोसा कुछ है नहीं। अजाज पटेल ये ग्राउंड स्पिनर्स को उतना भाता नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ दूसरी इनिंग्स होगी तो हम सोचेंगे लेने की। लिनॉस कंसिस्टेंट है, एक एक विकेट करके ही सही, लेकिन वो कंसिस्टेंटली विकेट लेके जा रहे हैं। रैंडल टूल में से टूल ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। रैंडल को भी आप रख सकते हो अगर आपको परसेंटेज देख के जाना है तो। अगर आप बॉलिंग यूनिट पे देखोगे तो माइकल रे और वहाँ पर बेकन है, इन दोनों ने अगर अच्छा कर दिया तो ओटावा की बॉलिंग अच्छी नज़र आ भी सकती है। सेंट्रल की तरफ से मुझे ऐसा कोई इंपैक्ट वाला बॉलर नहीं दिख रहा है। रे टूल अगर थोड़ा बहुत मैं कहूँ बॉलिंग फर्स्ट में, तो इनके अलावा, ठीक है। ना तो लेरॉक्स बहुत बड़े विकेट टेकर है, ना तो अजाज पटेल का ये फेवरेबल फॉर्मेट है, ना तो रैंडल का ये फेवरेबल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा हल्का ही होता हुआ दिख रहा है दोनों टीमों का बॉलर। ये मैच मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि ड्रीम 11 में टीम बनाना काफ़ी आसान हो सकता है अगर आप वहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा इग्नोर करो। अदर साइड्स पे जहाँ पर मिनिमम 3 बॉलर लेने होंगे, वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि डिसबैलेंस टीम बन भी सकता है। देखते हैं आगे क्या करा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्या मैंने बताया, विल यंग, विगिंस, ब्रूस, क्लार्कसन, ये हमारे कोर को बना देंगे। बाकी जिन प्लेयर्स को अपन देख सकते हैं वो है बेवन स्मॉल, क्योंकि उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बैटिंग भी ऊपर आ रहे हैं, बॉलिंग भी शुरुआत कर रहे हैं। रे टूर बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। और अजाज पटेल क्योंकि हेड टू हेड अगर अच्छा है तो दूसरी इनिंग्स में अगर बॉलिंग कराते हैं तो वो आप देख सकते हो, मुझे उम्मीद ज़्यादा नहीं है। बेच पे मारा आवे हो सकते हैं, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, खिलाया तो नहीं गया था लास्ट मैच में, तो बातें करके फायदा नहीं है। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें तो फॉक्सट्रॉट यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं और ये जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह काम भी आते हैं। तो इनके अलावा मुझे लगता नहीं स्मॉल लीग में किसी और के साथ लोग जाएंगे। उसके बाद रदरफोर्ड और माइकल रे, इसके अलावा फिनी, बेकन, ल्यू जॉनसन का जो मैंने सीन बता दिया वो आपने देख ही लिया होगा।
सेटलर की तरफ से क्लार्कसन और ब्रूस ब्रूस को अभी भी कुछ लोग ऑलराउंडर की तरह कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। रख के चलो, मैं कहूँगा रख के चलो, कभी भी बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन कोई गारंटेड नहीं है ये कि बॉलिंग कराएंगे ही, ठीक है। और बेन स्मिथ और यंग जो बैटिंग ऑप्शंस हैं, बेन स्मिथ लास्ट मैच में थोड़ा फ्लॉप हुए थे, लेकिन उसके पहले ठीक ठाक मोमेंटम था, रन्स में है ये। और विल यंग हेड टू हेड अच्छा है। बॉलर में से रैंडेल टूल और वो बेवन स्मॉल का जो मैंने बता दिया, वो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। कुछ ना कुछ पॉइंट तो मुझे लगता है देख ही जाएंगे जिस तरीके से उनको टीम यूज़ कर रही है। देखो ये 8 प्लेयर्स मेरे कोड को बना रहे हैं, इनमें से बेली विगिंस का कोई वो नहीं है, लेकिन कीपर सेशन में और कोई बेहतर ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। डेल फिलिप्स एक बार के लिए आप सोच सकते हो लेने का, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर। ऑलराउंडर में ये दोनों हैं। इसके अलावा जेक गिब्सन एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। इनको बैटिंग भी ठीक ठाक करनी आ जाती है और बॉलिंग भी अगर एक्स्ट्रा पेसर टीम नहीं खिलाती है, अगर एक्स्ट्रा पेसर नहीं खिलाती है तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है ज़्यादा, बैटिंग तो मिल ही जाती है। और बेवन स्मॉल ने बता दिया, विल क्लार्क अगर बॉलिंग मिल जाती ना इनको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे। मैंने पहले ही बताया हुआ है इनके बारे में। लगभग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लास्ट 2 मैच में नॉट आउट भी रहे हैं, नीचे आके यही खसीट रहे हैं टीम को, लेकिन बॉलिंग नहीं मिल रही है तो सिर्फ बैटिंग के लिए आप शायद लोगे नहीं ऑलराउंडर सेक्शन से किसी को, और कोई ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है नहीं। बॉलर सेक्शन में रे टूल अगर बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। अजाज पटेल बॉलिंग सेकंड में। रैंडल का मेरा कोई वो नहीं है, परसेंटेज देख के जाना है तो ले लो, मेरा कोई खास प्रेफरेंस इनके ऊपर नहीं होगा। लेनॉस कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो 40-45 पॉइंट कंसिस्टेंट देखना है, कम या ज़्यादा, तो वो आप ले सकते हो। खास कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है इनका। और बाकी बैटिंग सेक्शन से जिस प्लेयर के ऊपर मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा वो है फिनी की बॉलिंग करने की चांस ज़्यादा है। अगर टीम को एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा तो सबसे पहले टीम फिनी की तरफ जाएगी, अगर चाहिए होगा तो वो एक ऑप्शन है टीम के पास। बाकी ल्यू जॉनसन के भी कुछ स्कोर्स हैं 25-30 करके कभी कभार चेज में। बाकी मुझे यहाँ पे और कोई खास दिख नहीं रहे हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये 2-3 चेंजेस ही करने हैं, बॉलर में से एक, बैटिंग में से एक, ऑलराउंडर में एक, या बॉलर में से एक्स्ट्रा 2, ये ऐसे आपको चेंजेस करने हैं। तो वो आप देख लेना टॉस के ऊपर डिपेंड करके किसको लेने का है, क्या लेने का है। लेकिन बेसिकली ये 8 प्लेयर्स के साथ शायद मैं चला जाऊँ, उसके साथ मैं ऐड करूँ 2-3 प्लेयर्स जो बाकी बचे हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑफकोर्स फॉक्सक्रॉफ्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है टीम का, कभी कभार बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं, तो रख सकते हो स्मॉल लीग में, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट मैच में भी रन बनाया होगा इन्होंने। तो ये है वाइस कैप्टनसी के लिए विल यंग अच्छे ऑप्शन है, ब्रूस अच्छे ऑप्शन है, रदरफोर्ड भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ये सारे बैटिंग ऑप्शन हैं, ठीक है। चल गए तो अच्छी बात है, नहीं चले तो काफ़ी नीचे आपको घसीट सकते हैं। इसके अलावा क्लार्कसन थोड़े से सेफ हो जाएंगे, लेकिन इनका भी थोड़ा ऑफ कलर चल रहा है और अपने घर में जो मैचेस होते हैं होम ग्राउंड पे, उसके अलावा इनका थोड़ा उतना हल्का ही दिख जाता है, तो वो है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर में क्लार्कसन, बॉलर में से देखना है तो माइकल रे कंसिस्टेंट विकेट टेकर है। मैथ्यू बेकन इस ग्राउंड पे इनके, अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट की बात करूँ तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है। बाकी T20 में उतना खास उन्होंने करा नहीं है लास्ट मैच के पहले तक, तो वो एक बात है। तो ये है, तो बैटिंग सिस्टम में ये तीनों, बॉलर में से मैथ्यू बेकन CBC मटेरियल है, माइकल रे, और ऑलराउंडर में क्लार्कसन। ये 4-5-6 ऑप्शन हैं जिनके तरफ अगर आप चाहो देख सकते हो। मेरे ख्याल से सेफ ही यही हो जाएगा कि आप ऑलराउंडर के साथ जाओ, लेकिन क्लार्कसन का कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि विल यंग या टॉम ब्रूस, ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो अगर आपको वाइस कैप्टनसी के लिए देखना है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।